दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरानी में। दोस्तों शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 लेवल सेकंड 6 से 8 सामाजिक अध्ययन की ये जो अपनी वन लाइनर पुस्तक आई थी, इसके माध्यम से हम ज्योग्राफी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और दोस्तों जो अपने वस्तुनिष्ठ पर्सन बैंक आया था उसके माध्यम से हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन अपने चैनल के ऊपर करवाया जा चुका है। और ज्योग्राफी है इसका वन लाइनर के माध्यम से करवा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वायुदाब। और दोस्तों ये कार्य है, ये आपके लास्ट टाइम की तैयारी को धार देने के उद्देश्य ही ये कार्य किया जा रहा है। जितने टाइम में आप अपने टॉपिक को कवर करोगे उतने ही टाइम के अंदर 20 मिनट के अंदर मैं आपको ये टॉपिक आपका क्लियर करवाऊंगा। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। तो पहला और दूसरा जो प्रश्न है, वायुदाब का सबसे पहले अध्ययन किसी ने किया था? ओटो गैरिक ने। और वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है, ये बात सबसे पहले पास्कल ने बताई थी। कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है। तीसरा प्रश्न, वायुदाब मापी यंत्र को क्या कहते हैं? 14 बैरोमीटर या एनरर बैरोमीटर। यानी देखो दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं। एक तो कोई चीज़ मापन का यंत्र होता है, मशीन होती है, और दूसरा उसका मानक होता है, पैमाना होता है, किस पैमाने पर नापी जाती है। तो इसका जो यंत्र होता है, जो मशीन है, उसको कहते हैं बैरोमीटर। और जो इसके मापने की जो इकाई है वो है मिलीबार, पास्कल या किलो पास्कल। मतलब उसको मिलीबार के अंदर भी मापते हैं, पास्कल के अंदर भी मापते हैं। और साथ में वायुदाब मापने के लिए हम इंच और सेंटीमीटर का प्रयोग भी करते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है। अब सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक वायुदाब पाया जाएगा सागर तल के ऊपर। सागर तल का मतलब आप समझो, सागर तल का मतलब होता है पृथ्वी, ये जो महासागर होते हैं इसकी सतह, ऊपर वाली सतह। तो अगर किसी भी देश की अगर ऊंचाई की बात आए, किसी भी स्थल के अंदर कोई भाग है उसकी ऊंचाई की बात आए, या फिर वायुदाब की बात आए, दोनों का मापन है वो सागर तल के आधार पर किया जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब घटने की दर क्या है? 10 मीटर की ऊंचाई पर एक मिलीबार। देखो दो तीन चीज़ें एक साथ याद कर लेते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ अगर तापमान ह्रास की बात आएगी तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ठीक है। और लगभग 1 किलोमीटर के ऊपर 6.5 डिग्री के आसपास तापमान कम हो जाता है। और अगर पृथ्वी के अंदर जाएंगे, गहराई पर जाने पर तापमान वृद्धि की बात आएगी तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। और अगर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब की बात आएगी तो प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर एक एक मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है। क्या ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब घटने की दर एक समान होती है? नहीं होती है। समय स्थिति के अनुसार, स्थलाकृति के अनुसार भिन्न भिन्न होती है हर जगह पर। यानी उसके अंदर कम ज़्यादा होती रहती है। सागर तल के ऊपर सामान्य वायुदाब कितना होता है? अगर सागर तल की बात की जाए तो उसके ऊपर सामान्य वायुदाब होता है 1013.25 मिलीबार। अब दो चीज़ें और याद करने अपने को कि जब अपने गर्मी के मौसम के अंदर, जब अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, उस समय यहाँ पर वायुदाब होता है 997 मिलीबार के आसपास। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू के आसपास जो लाइन जाती है वो। तो सागर तल के ऊपर सामान्य वायुदाब की बात की जाएगी तो 1013.25 मिलीबार आएगा। सेंटीमीटर आएगा 76, और अगर इंच में बात की जाएगी तो 29.92 इंच। सागर तट पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है समदाब रेखा। समदाब का मतलब होता है समान दाब, यानी समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा। समताप रेखा समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने जाए वाली रेखा समताप रेखा। ऐसे ही समभूकंप रेखा समान भूकंप वाले क्षेत्रों को मिलाई जाने वाली रेखा समभूकंप रेखा। सह भूकंप रेखा यानी जिन स्थानों के ऊपर भूकंप एक साथ अनुभव किया गया उनको जो लाइन उनको मिलाते हुए सह भूकंप रेखा। यानी इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अगला अपने दो फैक्ट हैं। विश्व का सर्वाधिक वायुदाब वाला स्थान साइबेरिया का इरकुटस्क 1075.2 मिलीबार होता है। जबकि सबसे कम वायुदाब वाले स्थान की बात आएगी तो मरियाना द्वीप के पश्चिम में 877 मिलीबार होता है। तो तीन फैक्ट अपने को याद करने हैं कि सागर तल के ऊपर सामान्य वायुदाब होता है 113.25 मिलीबार। ठीक है। सर्वाधिक की बात की जाए तो साइबेरिया के इरकुटस्क 1075.2 मिलीबार, और सबसे कम की मरियाना द्वीप के पश्चिम में 877 मिलीबार। वायुदाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तापमान। तापमान और वायुदाब का दोस्तों विपरीत संबंध है। तापमान ज़्यादा वायुदाब कम तापमान ज़्यादा। ठीक है। आर्द्रता। आर्द्रता का भी भाई, अगर वायु में आर्द्रता ज़्यादा है तो वायुदाब है वहाँ का ज़्यादा रहेगा। ऊंचाई के साथ वायुदाब घटता जाता है, ऊंचाई का प्रभाव भी पड़ता है। पृथ्वी की दैनिक गति का प्रभाव भी पड़ता है, और वायुदाब का दैनिक परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हैं वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखो, वायु किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। हमेशा उच्च वायुदाब जहाँ पर वायु में आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा रहेगी,
ऐसा कभी हुआ है कि एक स्थान पर बारिश हुई हो और हमें ऐसा लगता हो कि भाई कहीं से है ना गर्म हवाएं आ रही हैं? ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि दूसरी जगह बारिश होती है, उच्च वायुदाब होता है, वहाँ से हवा हमारी तरफ चलेगी जहाँ बारिश नहीं हुई। यानी ऐसा लगता है कहीं बारिश हुई है, वहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं। यानी कि हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में वायुदाब पेटियों की निरंतरता भंग क्यों होती है? देखो भाई, ये जो वायुदाब पेटियां हैं, 7 वायुदाब पेटियां आएंगी, उनके बारे में अच्छे से डायग्राम के माध्यम से हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उनकी निरंतरता उत्तरी गोलार्ध में भंग क्यों होती है? स्थल खंड की प्रधानता के कारण, क्योंकि स्थल भाग है उत्तरी गोलार्ध के अंदर अधिकतर, और पहाड़, नदी, झील और ये जंगल वगैरह ये आ जाते हैं। इस वजह से इन पेटियों की जो भाई निरंतरता, इन पेटियों से जो हवाएं चलती हैं उनकी दिशा प्रभावित होती है। जबकि दक्षिण गोलार्ध के अंदर इनकी दिशा एक सही क्रम में होती है, क्योंकि महासागरीय भाग ज़्यादा है दक्षिण गोलार्ध में, तो ये बिल्कुल निरंतर बहती है। ग्लोब पर वायुदाब की कितनी पेटियां हैं? 7 पेटियां हैं। 3 तापजन्य हैं, 4 गतिजन्य हैं, और इनके बारे में हम विस्तार से अब डायग्राम के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। देखो भाई, देखो इसको देखो, ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया, हाथ से बनाया मैंने अभी। देखो, टोटल अगर वायुदाब पेटियों की बात की जाए तो ग्लोब के ऊपर 7 वायुदाब पेटियां हैं। ठीक है, जैसे ये होगी नंबर 1, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी उत्तरी गोलार्ध में, और ऐसे ही दक्षिण गोलार्ध में भी ये है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। फिर है शीत उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भी और ये दक्षिण गोलार्ध में भी। और फिर दोनों गोलार्ध के ऊपर है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। टोटल पेटियों की संख्या कितनी होगी? टोटल पेटी होगी अपनी 7। एक भूमध्य रेखा, 2 उसके ऊपर होगी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी ऊपर और नीचे की ओर, एक होगी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी ऊपर नीचे की ओर, और 2 होगी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वाली पेटी। अब देखो यहाँ पर क्या प्रश्न बनता है। नंबर 1 प्रश्न ये बनता है कि ग्लोब पर कितनी वायुदाब पेटियाँ हैं? 7 वायुदाब पेटियाँ हैं। सातों के नाम ध्यान करने हैं। कैसे याद करने हैं? एक भूमध्य रेखी होगी, दोनों ध्रुवों के ऊपर होगी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, फिर उनके पास में दोनों गोलार्ध में होगी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, फिर उनके और पास में होगी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में। ठीक है, अब प्रश्न आता है तापजन्य पेटी कितनी है और गतिजन्य पेटी कितनी है? तापजन्य पेटी वे वायुदाब पेटियां जिनका निर्माण सूर्य के ताप के आधार पर हुआ है। अब देखो भाई, सूर्य के ताप के आधार पर कैसे होगा? अगर सूर्य के ताप के आधार पर पेटियों का निर्माण हुआ है तो कैसे होना चाहिए भाई? भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य का ताप है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तापमान ज़्यादा वायुदाब कम, यानी कि निम्न वायुदाब पेटी होनी चाहिए भूमध्य रेखीय है, बिल्कुल सही बात है। और एक दोनों ध्रुवों की ओर, जैसे जैसे दोनों ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाएंगी, सूर्य ताप कम होगा, और सूर्य ताप कम होगा, तापमान कम तो वायुदाब ज़्यादा, यानी दोनों ध्रुवों के ऊपर उच्च वायुदाब पेटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, यानी दोनों ध्रुवों के ऊपर उच्च वायुदाब पेटी है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी उत्तरी गोलार्ध में भी और ये दक्षिण भी। यानी कि अगर तापजन्य वायुदाब पेटियों की बात की जाए जिनका निर्माण तापमान के आधार पर हुआ है तो 3 पेटियों का नाम आएगा। कौन कौन सी? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, और दोनों ध्रुवों के ऊपर होगी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, दक्षिण और उत्तरी ध्रुव के ऊपर। ठीक है, तो ये 3 वायुदाब पेटियां हैं, ये तापजन्य है, इनका निर्माण तापमान के आधार पर हुआ है। भूमध्य रेखा पर तापमान ज़्यादा पड़ता है तो निम्न वायुदाब पेटी, दोनों ध्रुवों के ऊपर तापमान कम पड़ता है उच्च वायुदाब पेटी। जबकि जो 4 वायुदाब पेटियां हैं, 2 उत्तरी गोलार्ध में, 2 दक्षिण गोलार्ध में, कौन कौन सी? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यहाँ पर उच्च होनी चाहिए भूमध्य रेखा यहाँ पर अपने दोनों ध्रुवों की ओर, जबकि निम्न वायुदाब पेटी है। और जबकि भूमध्य रेखा के पास जो उपोष्ण उच्च उच्च वायुदाब पेटी है, यहाँ पर तो निम्न होनी चाहिए, यहाँ पर उच्च होनी चाहिए, उल्टी है दोनों। यानी इनका निर्माण तापमान के आधार पर नहीं हुआ, इनका निर्माण पृथ्वी की गति के आधार पर हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर जब वायु ऊपर उठती है, ऊपर उठ के बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, और वो फिर दोनों गोलार्धों के अंदर उतरती है, उसी से इन वायुदाब पेटियों का निर्माण हुआ है। इसलिए हम याद कर सकते हैं कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में, ये 3 वायुदाब पेटियां हैं, ये तापजन्य हैं। बाकी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी उत्तरी दक्षिण दोनों गोलार्ध में, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये दोनों पेटी तापमान के विपरीत नियम पे काम कर रही हैं। ये पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए इन्हें गतिजन्य पेटी कहेंगे। तो 3 तापजन्य और 4 गतिजन्य पेटी। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं हम। ठीक है, तो हम थे यहाँ पर ग्लोब पर वायुदाब की कितनी पेटियां हैं? 7 पेटियां, 3 तापजन्य, 4 गतिजन्य। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर ताप पेटियों के प्रकार 2 तापजन्य और गतिजन्य। पृथ्वी की गति के कारण जिनकी उत्पत्ति हुई है वो 4 होगी गतिजन्य, और 3 होगी अपने तापजन्य जिनकी उत्पत्ति तापमान के आधार पर हुई है।
तापजन वायुदा पेटी, भूमध्य रेखा की निम्न वायुदा पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदा पेटी। टोटल संख्या में हो गई ये 3, 2 होगी उत्तरी गोला, एक उत्तरी ध्रुव वाली होगी ध्रुवीय उच्च वायुदा पेटी, एक दक्षिण ध्रुव वाली होगी और बीच में होगी भूमध्य रेखा की निम्न वायुदा पेटी। गतिजन वायुदा पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी दोनों गोलार्धों में और उपध्रुवीय निम्न वायुदा पेटी दोनों गोलार्धों में। टोटल संख्या होगी इनकी 4। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पेटियां विस्थापित हो जाती हैं। देखो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं और शीत ऋतु की, तो चूंकि शीत ऋतु के अंदर सूर्य की किरणें हैं, देखो जब सूर्य की किरणें अगर भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी चमकती हैं तब तो ये वायुदा पेटियां जैसे मैंने इस मैप में समझा उस हिसाब से रहेंगी। और जिस तरफ सूर्य है उसकी किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी विस्थापित होंगी, उसी आधार पर ये पेटियां भी उसी साइड खिसक जाएंगी। तो उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु के अंदर सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल मकर रेखा ऊपर सीधी चमकती हैं, तो मतलब ये पेटियां भी दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाएंगी। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के अंदर ये पेटियां कहाँ विस्थापित होंगी, तो भाई गर्मी के मौसम में सूर्य किरण अपने ऊपर की ओर आ जाती, कर्क रेखा के ऊपर सीधी चमकती है, तो ये पेटियां भी उत्तर की ओर विस्थापित हो जाएंगी। भूमध्य रेखा की निम्न वायुदा पेटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों में, कई जगह 10 डिग्री अक्षांश भी आ जाता है, तो 5 से 10 डिग्री अक्षांशों तक भूमध्य रेखा के दोनों साइड, उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिण गोलार्ध के अंदर भी भूमध्य रेखा की निम्न वायुदा पेटी का विस्तार पाया जाता है। भूमध्य रेखा की निम्न वायुदा पेटी को किस नाम से जानते हैं? डोलड्रम से नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर शांत वायुमंडलीय दशाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर वायु है, यहाँ पर वायु पूर्व पश्चिम दिशा में कम चलती है, यहाँ पर संवहनी धाराएं ज़्यादा चलती हैं, यानी ऊर्ध्वाधर धाराएं चलती हैं, वायु चलती है ऊपर से नीचे की ओर। और इन संवहनी धाराओं की वजह से ही पूरे वर्ष भर दोपहर बाद में यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर बारिश होती है। यहाँ पर हवाएं चलती हैं लेकिन बहुत धीमी गति से चलती हैं, और वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पहली बात तो ये है कि ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, शांत वायुमंडलीय दशाओं का क्षेत्र है। यहाँ पर क्षैतिज पवनें नहीं चलती, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर पवनें चलते हैं, जिन्हें संवहनी धाराएं कहते हैं। और क्षैतिज पवन है वो अगर चलती भी हैं तो बहुत धीमी गति से पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। डोल्टन पेटी को के अंदर वर्षा किस प्रकार की होती है? संवहनीय वर्षा होती है। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर जो पवनें चलती हैं उनसे। डोल्ड्रम पेटी को अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है। अंत उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र जहाँ पर पवनों का अभिसरण होता है, पवनें मिलती हैं। तो यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो दोनों साइड में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिण गोलार्ध में भी, ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों से व्यापारिक पवनें चलती हैं। अंत यहाँ पर कहाँ पर? डोल्टन पेटी की ओर, भूमध्य रेखा की निम्न वायुदा पेटी की ओर। ये दोनों साइड की जो व्यापारिक पवनें यहाँ पर आकर मिलती हैं और ऊपर उठती हैं, भारी बारिश करती हैं, ठीक है। इसे ITCZ कहते हैं, यानी अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। डोल्ड्रम पेटी में क्षोभमंडल के ऊपर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक चलती हैं वायु, और फिर ये दोनों ध्रुवों की ओर प्रवाहित हो जाती है, और इसी के परिणाम स्वरूप गतिजन्य ये 4 पेटियां बनी हैं, ठीक है। और ये पौने फिर ऊपर जाकर और फिर क्षोभमंडल से फिर ये दोनों गोलार्धों के अंदर बिल्कुल नीचे उतरती है, 30 डिग्री के आसपास ये नीचे उतरती है, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब विकसित होता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर, सूर्य के उत्तरायण का मतलब है जब सूर्य उत्तर की ओर आ जाता है 21 मार्च के बाद में, उस समय डोल्टन पेटी विस्थापित हो जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि डोल्टन पेटी है ये सूर्य के साथ साथ विस्थापित होती है। सूर्य उत्तरायण होगा, ऊपर की ओर आएगा 21 मार्च के बाद में, तो ये पेटी भी ऊपर की ओर आ जाएगी, और ये ITCZ की जगह NTCZ के रूप में विस्थापित हो जाती है उत्तर की ओर। यानी सूर्य जब अपनी विषुवत रेखा से और कर्क रेखा की ओर धीरे धीरे ऊपर की ओर आता है, तो यह पेटी भी, कौन सी पेटी? डोल्टन पेटी भी NTCZ, ITCZ है, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये NTCZ के रूप में, N मतलब नॉर्थ, यानी नॉर्थ के अंदर ये विस्थापित हो जाती है। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है, जब सूर्य 23 सितंबर के बाद में दक्षिण के अंदर प्रवेश करता है, कहाँ पर? मकर रेखा की तरफ, तो ये पेटी भी दक्षिण की ओर खिसक जाती है, और ये दक्षिण के अंदर STCZ, S मतलब साउथ, STCZ के रूप में विस्थापित हो जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदा पेटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच है, दोनों गोलार्धों। उपोष्ण का मतलब यही होता है, यानी कर्क रेखा से ऊपर का क्षेत्र, और 66.5 डिग्री से 20 का क्षेत्र, ठीक है। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदा पेटी है, ये एक गतिजन्य पेटी है, ये दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में स्थित है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदा पेटी को किस नाम से जानते हैं? अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं, क्योंकि अरब के व्यापारी आते थे, घोड़े लेके आते थे, और जब हवा का, उनको विपरीत हवा का सामना करना पड़ता था, तो घोड़े वहाँ पर समुद्र में फेंक देते, इस वजह से इनका नाम अश्व अक्षांश पड़ा है। तो दोस्तों 2 नाम याद करने हैं कि जो अपने
भूमध्य रेखी की निम्न वायुदाब पेटी है उसको डोलड्रम पेटी कहते हैं, जबकि जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है इसे हम अश्वक्षांश के नाम से जानते हैं। आकाश का स्वच्छ होना किस पेटी की विशेषताएं हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। देखो जो भी उच्च वायुदाब पेटी होगी वहाँ पर आकाश साफ होगा, क्योंकि वहाँ पर प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाएंगी, और प्रति चक्रवातीय दशाओं में उच्च वायुदाब होता है बीच में, और दोनों साइड पर हवाएं हैं वो बाहर की ओर चलती हैं, केंद्र से बाहर की ओर, इसलिए वहाँ पर साफ मौसम पाया जाता है। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, वहाँ पर साफ मौसम पाया जाता है, यहाँ पर प्रति चक्रवाती दशाएं पाई जाएंगी। क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से उत्तर की ओर भी यानी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर भी हवा जाएगी, और दक्षिण की ओर भी यानी कि यहाँ पर कहाँ की ओर, भूमध्य रेखी है जो बिल्कुल निम्न वायुदाब पेटी है उधर भी हवा जाएगी। विश्व के सभी मरुप्रदेश कहाँ पाए जाएंगे, कहाँ पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी में, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों के ऊपर, चाहे कहीं देख लो, चाहे अफ्रीका के देख लो सारा मरुस्थल वगैरह, या फिर अपने भारत के देख लो थार का मरुस्थल वगैरह, ठीक है। सभी मरुस्थल हैं वो उपोष्ण कटिबंध में पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बारिश कम होती है उपोष्ण कटिबंध के अंदर, क्योंकि प्रति चक्रवाती दशाएं पाई जाती है, उच्च वायुदाब है। निम्न वायुदाब होता तो हवाओं को आकर्षित करता, तो इस वजह से वहाँ पर कम बारिश होती है, और महाद्वीपों के पश्चिम भागों के अंदर वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वावन मरुप्रदेश पाए जाते हैं। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार दोनों गोलार्ध में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच, यह भी गतिजन्य पेटी है। और ध्रुवीय पेटी का विस्तार दोनों ध्रुवों के चारों ओर पाया जाता है, यह तापजन्य पेटी है। अब हम बात करेंगे जब भिन्न गुणों वाली दो वायु राशियां एक दूसरे के निकट आती हैं, ठीक है। यानी एक इसमें कहना चाह रहे हैं कि दो भिन्न गुणों वाली वायु राशि यानी उष्ण वायु राशि और दूसरी होती है शीतल वायु राशि, दोनों वायु राशियां अगर एक दूसरे के पास आती है तो उनका विलय नहीं हो पाता, एक दूसरे के अंदर मिलने नहीं पाती, बल्कि एक ढलुआ प्रदेश द्वारा एक दूसरे से अलग रहती हैं वो। इसे क्या कहेंगे हम? वातागर कहेंगे इसको। अब देखो वातागर 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें मुख्य रूप से 2 वातागर याद करने हैं, शीत वातागर और उष्ण वाताग्र। शीत वाताग्र, देखो भाई जब भी शीतल और उष्ण वायु राशि जब दोनों आपस के अंदर मिलेंगी, शीतल और भारी और दूसरी उष्ण वायु राशि जब दोनों मिलेंगी, तो ये बात तो निश्चित है कि उष्ण वायु राशि है वो नीचे रहेगी, नहीं उष्ण वायु राशि ऊपर रहेगी क्योंकि वो हल्की रहेगी, जबकि जो भारी वायु राशि रहेगी जो बिल्कुल ठंडी रहेगी वह नीचे रहेगी। ये स्थिति तो बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। लेकिन देखो जब शीतल वायु राशि है, शीतल और भारी वायु राशि है, वो उष्ण वायु राशि को ऊपर उठा देगी, तो इसे कहेंगे शीत वाताग्र, ठीक है। और जब उष्ण वायु राशि है वो आके शीतल वायु राशि के ऊपर चढ़ जाएगी, तो उसे कहेंगे उष्ण वाताग्र। स्थिति वही है, लेकिन जो वायु राशि गति करेगी, यानी अगर शीतल वायु राशि आके और लाइन ये आएगी, शीतल वायु राशि आके उष्ण वायु राशि को ऊपर उठा देती है, तो इसे कहेंगे शीत वाताग्र। और अगर पर्सन ये आएगी उष्ण वायु राशि आके और शीत वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है, तो इसे कहेंगे उष्ण वाताग्र। स्थिति एक जैसी रहेगी, शीत नीचे रहेगी उष्ण ऊपर रहेगी। वातागर कहाँ निर्मित होते हैं? मध्य अक्षांशों के अंदर। वातागरों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तापमान और वायुदाब में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है, वहाँ पर वातागर उत्पन्न होते हैं। वायुदाब में होने वाले परिवर्तन कहते हैं वायुदाब प्रवणता। कोरियोलिस बल क्या होता है? देखो भाई, पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर घूर्णन करती है ना, इस वजह से हवाओं की दिशाओं में निक्षेप हो जाता है, जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह बल तब तक अपना प्रभाव नहीं दिखाता जब तक कि वायु गतिशील नहीं होती। अब कोरियोलिस बल है, इसके आधार पर ही फेरल ने अपना नियम दिया है। देखो भाई, फेरल का नियम क्या है कि जिस दिशा से हवा आ रही है उस दिशा की ओर पीट करके खड़े हो जाएं तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। देखो भाई, जैसे ये अपना गोलार्ध हो गया, ठीक है, ये अपना पूरा पृथ्वी का ग्लोब हो गया। अब ये होगी भूमध्य रेखा, ठीक है। अब पहले तो इसमें ये समझते हैं कि जैसे मान लो एक रेखा ये है, कोई आदमी इस लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है भूमध्य रेखा की ओर मुंह करके, इधर मुंह करके, ठीक है। हवाएं आ रही हैं इसके पीछे से, तो इसके दाईं ओर मुड़ जाएंगी, दाईं ओर होगा इसका इस तरफ हवाएं मुड़ जाएंगी, ठीक है। यानी कि फेरल का नियम है कि जिस दिशा से पवन आ रही है उस दिशा की ओर अगर हम पीट करके खड़े हों तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध के अंदर तो अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी, और अगर दक्षिण गोलार्ध की बात आएगी तो दक्षिण गोलार्ध के अंदर अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगी, यानी ऐसे मुड़ जाएंगी इस प्रकार से, ठीक है। ये मैं आपको पूरा डायग्राम के माध्यम से ये मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि हवाएं किस दिशा से और किस दिशा की ओर हवाएं चलती हैं।
हाँ, तो दोस्तों डायग्राम के माध्यम से अपना टॉपिक जो अपना पौने का आएगा उसके अंदर जो स्थायी पौने हैं उनको बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से अच्छे से हम उसको समझेंगे। यहाँ पर केवल इतना समझ लेते हैं कि फेरेल के नियम के अनुसार हवाएं जिस दिशा से आ रही हैं अगर उसकी तरफ हम पीठ करके खड़े हों तो उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर मुड़ जाएंगी और दक्षिण गोलार्ध के अंदर बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और बोयज बेलेट का नियम है, ये वायु दाब का नियम है, ये कह रहा है कि पवन जिस दिशा से आ रही है यदि उस ओर हम मुंह करके खड़े हों तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर कम दाब का क्षेत्र हमारे बाएं हाथ की तरफ होगा और दक्षिण गोलार्ध में दाएं हाथ की तरफ। वायुदाब पेटियां स्थायी नहीं है क्योंकि जो सूर्य की किरणें उनका विस्थापन होता है तो उसके साथ साथ ये पेटियां भी विस्थापित हो जाती है। हमने पढ़ा था सूर्य के उत्तरायण होने के ऊपर ये पेटियां उत्तर की ओर और सूर्य के दक्षिण होने के ऊपर ये पेटियां दक्षिण की ओर चली जाती हैं। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा टॉपिक था हमारा, जिसका नाम था वायुदाब। अगले टॉपिक के अंदर हम जो भी अपने पौने हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।